गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपकी कुछ पिछली असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बच्चों को प्रॉब्लम्स थी डेफिनेट इंटीग्रल्स में, ठीक है। उसे डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनमें लिमिट लगी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है x dx और यहाँ पे मैंने कोई लिमिट लगा दी 4 और यहाँ पे लगा दी से 8। तो इसको सॉल्व करना है मेरे को। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। इसे अपर लिमिट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अब पहले आपको क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करो इस चीज़ को और जो आंसर आता है वो लिखो। कितना आएगा इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा x² 2 और फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसके ऊपर लिमिट लिखते हैं 4 और 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर रख लेता हूँ 1/2 और जो बाकी बचा x² और इस पे मैं ये लिमिट लिखता हूँ। अब आपको लिखना होता है x की जगह पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू रखोगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट वाली वैल्यू लिखोगे। जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आएगा 1/2 अपर लिमिट 8 लिखूँगा मैं। 8² पहले मैंने x की जगह अपर लिमिट लिख दी, फिर माइनस करूँगा और x की जगह लोअर लिमिट लिख के ऐसे सॉल्व करूँगा। ये कितना आ जाएगा 1/2 और 8 8 64 माइनस 4 4 16। अब जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे कितना होता है 64 माइनस 16 48, सही है। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 1/2 और ये 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ये ऐसे। और प्रॉब्लम मेरे से पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 15, मैं असाइनमेंट का सॉल्व कर देता हूँ। वो ऐसे था, ये r dr और लोअर लिमिट इसकी थी √2, अपर लिमिट थी इसकी 5√2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे सिंपली r को, तो क्या आ जाएगा ये r² 2 और इस पर आपको लिमिट लगा देनी है। लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो पहले r की जगह 5√2 होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है √2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। तो 5 5 25 और √2 का स्क्वायर आ गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 1/2 एज इट इज़ और ये आ जाएगा 50 माइनस 2। कितना हो गया ये 50 है। 50 माइनस 2 इज़ 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24। ये कोइंसिडेंस से बराबर आगे कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और देखिए बाद में क्वेश्चन इसके बाद आए थे कुछ एरिया वाले क्वेश्चंस, वो मैं एरिया वाली चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए आपको पूछा गया था कि एरिया बताइए, तो एरिया वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू सपोज x² बाई 2 + 1। ये मेरे पास एक रिलेशन है y और x का। सपोज मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ ऐसे, और x और y का, ये आपको करना नहीं है सारा कुछ, ये जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोला गया एरिया फाइंड कीजिए 0 से लेके b तक, ऐसे ही थे क्वेश्चन वो लास्ट वाले क्वेश्चन, 0 से लेके b तक एरिया फाइंड कीजिए। कुछ भी ये लिमिट्स हो सकती हैं, आपको वो ये मेरी अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी, बस आपको ऐसे याद रखना है। ये अपर लिमिट हो जाएगी, ये लोअर लिमिट है, अपर और ये लोअर, ऐसे थे क्वेश्चन। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सपोज ये जो फंक्शन है इसको मैं प्लॉट करता हूँ, इधर x एक्सिस आ गया, इधर मेरा y एक्सिस है ऊपर की तरफ। तो मैंने इसको सपोज प्लॉट कर लिया और ये कुछ ऐसे आ गया, मान लो ये ऐसे कुछ, सपोज मेरे को नहीं पता कैसा ग्राफ बनेगा, सपोज ऐसा आ गया। अब मेरे को एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है।
अब मैं कैसे करूं फाइंड एरिया अंडर द कर्व? ये तो देखो, क्योंकि कर्व ये है ना, तो ये रेक्टेंगल है ना ही कोई प्रॉपर शेप है इसकी, तो इसको कैसे करें? इसको करने का मेथड ये है कि अगर मैं इसको इस कर्व की पतली पतली स्ट्राइप्स काट लूँ बिल्कुल बहुत बारीक, तो वो सारी की सारी ऑलमोस्ट क्या होंगी, वो रेक्टेंगल होंगी। तो पहली स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का एरिया, तीसरी स्ट्रिप का एरिया, चलते 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 अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काट लूँ तो हर एक स्ट्रिप का अगर मैं एरिया जोड़ दूँ तो वो मेरे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। स्ट्रिप का मतलब है ऐसी स्ट्रिप काटते हैं इसमें, ऐसी बिल्कुल ऐसी, मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी ढेरों स्ट्रिप्स काट दें हम। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ सपोज dx, ये बहुत ब्रीक है, बहुत पतली, ठीक है। तो अगर मैं बहुत पतली काटूंगा तो ये जो यहाँ पे स्लांट हाइट दिख रही है, ये स्लांट स्लोप दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये ऐसी स्ट्रिप काट के इसका मैं एरिया जोड़ दूंगा, ऐसे सारी स्ट्रिप्स ऐसे काट काट के सबका एरिया जोड़ दूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। ये हम करने के लिए, ऐसा फिजिकली करना बहुत मुश्किल है, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, उस टूल की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने ऐसे एक पतली सी स्ट्रिप काट ली, मोटाई इसकी dx है और लंबाई इसकी मान लीजिए y है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, छोटा सा एरिया, उसे हम बोलते हैं dA। छोटा सा एरिया इसका होगा जो, उसे हम dA, छोटा सा एरिया, क्योंकि ये पतली सी स्ट्रिप है तो dA कितना आ जाएगा, dA आ जाएगा मेरे पास y इंटू dx, यही होगा एरिया। और ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। और y की लिमिट कहाँ तक है, मतलब ये जो हमें कहाँ से लेके कहाँ तक जोड़ना है, देखो ये y को dx के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, ये मुश्किल है। तो हमें y को इन टर्म्स ऑफ x पुट करना है, तो वो है मेरे पास, ये गिवन है, रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो x²/2 + 1 इंटू dx, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल साइन और ये dA का ऐसे साइन, और इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा। x की लोअर लिमिट क्या बोला है उन्होंने, 0, और अपर लिमिट क्या बोला है इसकी, b। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है। dA की इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा, टोटल a स्टैंड्स फॉर एरिया, और इसको इंटीग्रेट करूँगा तो x³ डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से था, मल्टीप्लाई बाई ये 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी x, और इस पर मैं लिमिट्स लगाऊंगा b और a, 0, b और 0। तो पहले हम x की जगह b पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, और पहले b पुट करेंगे दोनों में, -0 पुट करके आंसर लिखूंगा। तो x की जगह पहले मैं b पुट करूंगा तो b³ डिवाइडेड बाई 3 2 6 हो गया, प्लस यहाँ पे b पुट करूंगा, ये b है, तो x की जगह अब मैं b पुट करूंगा, मतलब इसकी जगह भी b पुट की, इसकी जगह भी b पुट की, माइनस, फिर मैं x की जगह 0 पुट किया तो 0 आ गया, इस x की जगह 0 पुट किया तो 0 आ गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा b³/6 प्लस b। तो b आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो मेरे पास आएगा b²/6 + 1, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन थे, समझ आया वो एरिया क्या पूछ रहे हैं, बेसिकली वो आपको फंक्शन देके क्या, ऐसा नहीं करना आपको, बस आपको तो यही प्रोसीजर फॉलो करके ऐसे करना है। बट वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, बताया कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। हमने पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली और उन स्ट्रिप्स के एरियाज को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और था एक क्वेश्चन, शायद एक कल मेरे से पूछा गया था, असाइनमेंट का क्वेश्चन था, मैं अभी दिखाता हूँ, y dx, आपको y = sin x ऐसे बोला गया था, और बोला गया था कि एरिया बताइए, और यहाँ 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट्स गिवन थी, ठीक है। तो बेसिकली उसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझाया, ये फिजिकल मीनिंग है इसका। अब अगर सिंपल क्वेश्चन की तरह ही इसको या सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप दोबारा उस चीज़ को समझना चाहते हैं तो ये वही चीज़ है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे कोई, मतलब मान लीजिए मैं इस फंक्शन को प्लॉट करता हूँ तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, सपोज ऐसा नहीं बनेगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है ऐसा नहीं बनेगा, बट सपोज लेट्स से कि ऐसा ग्राफ बनता है, और हमें इसके एरिया अंडर द कर्व आपको ये प्लॉट करना है, ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। ये तो ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे करेंगे, हम इस एरिया की पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेते हैं, बहुत पतली पतली, इतनी पतली कि वो हर एक स्ट्रिप ऑलमोस्ट क्या हो, रेक्टेंगल। तो उन रेक्टेंगल्स को मैं जोड़ जोड़ के जो मेरे पास एरिया बनेगा वो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। कोई रेक्टेंगल बड़ी होगी, कोई छोटी, बट रेक्टेंगल का एरिया तो हमें निकालना आता है,
ठीक है। इसलिए हम इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में काट के इसका एरिया निकाल लेंगे। तो मेथड क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, ये dx मोटाई की, और इसकी लंबाई है मान लीजिए y। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, dA, छोटा सा एरिया, वो हो जाएगा y डॉट dx, इतना ही होगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, और इधर ये 0 से लेके a तक। यहाँ सिंपली इसको तो आप छोड़ो, इसको आप a लिख लो, वैसे ये होता है ये 0 से लेके a तक, ठीक है। तो ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो a आ जाएगा, और इधर y x का फंक्शन चाहिए, y x की फॉर्म में चाहिए। तो ये रिलेशन मेरे पास केवल है, तो ये आ गया साइन x dx, और यहाँ पे मैं 0 से लेके x तक, 0 से लेके पाई तक मैं वो लिमिट पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया साइन की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास माइनस कॉस एक्स, और इस पे मैं लिमिट लिखता हूँ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, समझ आया। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में बाहर रख लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई मतलब 180 डिग्री। याद करो जब हमने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, पहले दूसरे लेक्चर में, तो ये इस चीज़ की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि जैसे ये होता है 0, ये होता है π/2, और ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, और फिर ये 2π की वैल्यू आती है। तो जो कॉस की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे -1 होती है, यहाँ पे 0 होती है, फिर 1, और ये रिपीट होती रहती हैं वैल्यूज़। तो ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो नेगेटिव एक तो बाहर लगा हुआ था, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एक ये नेगेटिव फॉर्मूला में है मेरे पास, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना आ गया, -1 और -1 -2, और एक बाहर वाला नेगेटिव, उसको पॉजिटिव कर देगा तो आंसर 2 आ जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। ये इंटीग्रेशन है विद लिमिट्स, और इसे बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है वेक्टर्स। अगर फिर भी इस चैप्टर में कोई फिर भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को ज़रूर बताना, आई विल सॉल्व। मैं आपको वीडियो भी बना के उसकी सॉल्व कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। बट अभी हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स। ये हमारा लास्ट मैथमेटिकल टूल है वेक्टर्स, और इसके बाद हमारा फिजिकल वर्ड जो चैप्टर है आपका, उसको बोला जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट्स, ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। वेक्टर्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको, +1 +2 एंटायर फिज़िक्स वेक्टर्स के बिना होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। वेक्टर समझ आना चाहिए, एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए वेक्टर की, ठीक है। तो आज तो हम बहुत खैर सिंपल स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी आपको वेक्टर की समझ होनी चाहिए। देखो एक स्केलर की दुनिया है, अभी तक जो आपने दुनिया देखी है वो स्केलर की दुनिया है, एक वेक्टर की दुनिया है, और वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, उसमें अलग तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे आपने स्केलर की दुनिया में देखा है 3 + 4 = 7, यही होता है। बट वेक्टर की दुनिया में ये 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 भी होता है, 3 + 4 5 भी हो सकता है वेक्टर की दुनिया में। तो ये थोड़ा सा अलग है, उस चीज़ को हम समझते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि स्केलर क्या चीज़ है। स्केलर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल है टाइम। टाइम का ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब 5 डिग्री, अभी 5 बज के ईस्ट, 6 बज के नॉर्थ, ऐसे तो नहीं होता। टाइम तो ऐसा था 5 बज के, 6 बज के, 7 बज के, 8 बज के, ऐसे तो नहीं कि अगर आपने इस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हैं तो टाइम कुछ और है, अगर आपने इधर मुंह घुमा लिया उसी वक्त तो टाइम चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो नहीं यहाँ पे 6 बजे थे, इधर हो गए तो 7 बज गए, इधर मुंह करके, ऐसे तो नहीं होता। इसलिए ये सारी क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटी खास करके ये टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अगर आप मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे अपनी तो ये टाइम चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसे तो नहीं, मतलब अगर मास नीचे गिर रहा है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, अगर मास नीचे गिर रहा है तो 5 kg है, अगर आप उसको ऊपर उछाल दोगे तो ये 7 kg हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। ये चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, ये तो 5 kg का 5 kg रहता है।
इसी तरह एक डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी वेलोसिटी। इस चीज़ को हम समझते हैं, इसकी आपको अच्छी समझ, अच्छी नॉलेज आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, ये कार है, एक इधर जा रही है, वो जा रही है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जा रही है सपोज। चलते 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 इसने इसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखूँगा ना, इसकी वेलोसिटी है जो वो होगी ये 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ऐसे प्रॉपरली इसके साथ डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है। मान लीजिए ये कार चल रही है और चलते चलते ये इसकी स्पीड नहीं चेंज हुई, स्पीड इसकी 5 किलोमीटर पर आवर ही रही और ये ऐसे घूमगी 90 डिग्री, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ चली गई। तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? स्पीड नहीं चेंज हुई, स्पीड अभी भी 5 किलोमीटर पर आवर है, बट क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी हैज़ चेंज। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये वेलोसिटी चेंज हुई सिर्फ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कार चल रही है, पहले ये ईस्ट की तरफ चल रही थी 5 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट, और मान लीजिए चलते 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 इसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। अभी भी ये ईस्ट की तरफ ही चल रही है, तो भी इसकी वेलोसिटी है जो वो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी हैज़ चेंज। अब ये किसकी वजह से चेंज हुई? डायरेक्शन की वजह से नहीं, अब ये मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हुई, मैग्नीट्यूड की वजह से। यहाँ पे ये डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई थी, यहाँ पे ऐसे, ये ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी, स्पीड चेंज नहीं हुई थी। इस केस में इसकी स्पीड चेंज होगी बट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो ये डायरेक्शन चेंज स्पीड चेंज होने की वजह से, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज आ गई। ठीक है, तीसरी एग्जांपल इसमें हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है, ऐसे चल रही है, ये चल रही थी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ, और चलते चलते ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, और इसकी स्पीड अब होगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसके इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ हुई, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज। क्यों हुई इसकी वेलोसिटी चेंज? स्पीड की वजह से, सॉरी मैग्नीट्यूड की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, या दोनों की वजह से? दोनों की वजह से। बोथ हैज़ चेंज, बोथ हैज़ चेंज। बोथ का मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें चेंज होगी इसकी। ठीक है, देखो वापस देखो, पहली एग्जांपल में मैंने सिर्फ, हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये कार 5 किलोमीटर से चल रही थी, अभी भी 5 से चल रही है और इधर मुड़ गई, मान लीजिए ऐसे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इसने, और इसकी डायरेक्शन चेंज हुई सिर्फ, इसकी स्पीड, या हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो जाना भी वेलोसिटी को चेंज कर देता है या वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर देता है। ऐसे ही ये कार चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, और चलते चलते इसने अपनी स्पीड चेंज कर ली बट इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तीसरे केस में दोनों चीज़ें चेंज हुई, इसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसकी अदर एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी मोमेंटम है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। समझ आया स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या अंतर होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ में
जैसे इस केस की बात करते हैं हम, इस केस में जो स्पीड है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड, ठीक है, तो स्पीड पहले कितनी थी 5, अब ये ऐसे चल रही थी सीधा और फिर ये घूम गई नॉर्थ की तरफ, अब स्पीड कितनी है 5, ठीक है। तो स्पीड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कोई चेंज नहीं है स्पीड में। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और उसमें कोई चेंज नहीं आया डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इसकी होती है, उसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नीचे v, ऊपर इसके एरो लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक्सेलरेशन है तो उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ कई बुक्स में इसको बोल्ड लेटर से लिखते हैं, बोल्ड लेटर से, ठीक है। ये वेलोसिटी है जो वो ऐसे बोल्ड लेटर से लिखी हुई होगी तो आप समझ लेना कि वो बेसिकली वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये v और ये v दोनों में अंतर है, ये बोल्ड है तो इसका मतलब ये वेक्टर है, बट हम जब भी यूज़ करेंगे उसको एरो के साथ ऊपर यूज़ करेंगे। दिस इज इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम बोलते हैं ग्राफिक या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक वेक्टर को एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हेड, एरो हेड, और इसे बोलते हैं हम टेल। और ये है लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इस सब का एक फिजिकल मीनिंग होता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कहलाती है किसकी, वेक्टर की। अब जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में। एक ये है और एक ये है, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, मान लीजिए जिसकी लेंथ ज़्यादा है ये F1 फोर्स है, मान लीजिए ये F2 फोर्स है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो बड़ी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा, ये यहाँ से मैं पक्का ये कह सकता हूँ दैट F2 है जो दैट इज़ ग्रेटर देन F1। ये फोर्स बड़ी है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए लेंथ इंपॉर्टेंट है। जितना वेक्टर लंबा होगा, जितना ये एरो लंबा होगा, उतनी ये इसके ऊपर लगे हुए एरो की बात नहीं कर रहा, ये सेम साइज़ के होते हैं, ये कुछ और चीज़ है। मैं सिर्फ इस एरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर जो मैंने एरोज बनाए हैं ये वैसे ही एक छोटा बन गया एक बड़ा बन गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी बात नहीं मैं कर रहा। जब मैं ऐसे वेक्टर्स बनाता हूँ, ऐसे एरोज बनाता हूँ, तो उस चीज़ में जितना ये बड़ा होगा एरो, जितना ज़्यादा लंबा होगा, उतनी वो बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये जो हेड है, एरो हेड की जो डायरेक्शन है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मैं एरो हेड बनाऊंगा उस डायरेक्शन में मेरे वेक्टर की क्वांटिटी होगी, उस मतलब वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और जितना वो लंबा होगा उतना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उतनी वो बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी ये जो चीज़ मैं बोल रहा था। ऐसे मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ऐसे। ये जो यहाँ पे मैं नॉर्थ बोल रहा था ये एक्चुअली साउथ था, साउथ। चलो कोई बात नहीं, खैर आपको तो समझ आना चाहिए। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, ठीक है। ये मान लीजिए मैं 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये डायरेक्शन मान लीजिए मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, और ये है जो वो साउथ ईस्ट है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। अगर ये 5 है तो ये पक्का उससे बड़ा है, इसको मैं मान लीजिए 7 न्यूटन बोलता हूँ, ठीक है। तो
ये देखो ये एंगल 45 हो जाएंगे दोनों, 45 डिग्री। देखो पहली बात तो लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन, इसका एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका एरो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। तो ये जो जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड होता है वही वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जितना लंबा ये एरो होगा उतनी क्वांटिटी को ये बड़ी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, जब मैं नॉर्थ ईस्ट बोलता हूँ तो इसका मतलब है ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 45 हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ और ईस्ट के बीचों बीच, तो 45 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अच्छा और देखिए एक चीज़ मैं इसी में आपको और चीज़ें समझाना चाहता हूँ डायरेक्शन के बारे में, कि डायरेक्शन को कैसे हम लिखते हैं, डायरेक्शंस के बारे में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मान लीजिए मेरे को कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है ऐसे, और ये मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है और ये है 30 डिग्री। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे? इसको लिखने का मेथड है, इसको हम लिखते हैं 10 न्यूटन फोर्स। ये तो चीज़ समझ आ गई। अब मैग्नीट्यूड के बारे में, अब डायरेक्शन कैसे लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये चीज़ लिखते हैं हम कि ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में, ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में, या इस चीज़ को मुझे पता है अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री है, तो इसी डायरेक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूँ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शंस को लिखा जाता है। जब तो आपको सिंपली नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे लिखा मिल जाए ना, तो सिंपली आपका मतलब है उससे कि वो 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर वो कुछ और लिख के दे रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ किसका नॉर्थ? ईस्ट के नॉर्थ में, ऐसे। अब मान लीजिए मैं आपको ये लिखता हूँ ऐसे, ऐसे। ये मान लीजिए मेरे पास है कोई 8 न्यूटन फोर्स है और ये जो एंगल है ये मान लीजिए 53 डिग्री है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? ये आ जाएगा मेरे पास, आपने सही सोचा, 8 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है इसकी? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा और मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, आप उसकी भी डायरेक्शन बताना। अगर मान लीजिए मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है, और ये मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए और फिर देखो आपने सही सोचा, ठीक है। अब देखो ये 10 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या दूसरे तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 53 है तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, तो इसे हम लिखते हैं 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपकी मर्जी हो। वैसे सही मेथड ज़्यादा एक्यूरेट, वो है एक्यूरेट दोनों ही है, ज़्यादा लिखा ऐसे जाता है कि जो आपको एंगल गिवन है उस एंगल के हिसाब से लिखो। मेरे को पहले ये 53 गिवन था तो मैं लिखूँगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और देखिए एक होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। एक तो आपने स्केलर का मॉडुलस पढ़ा है, उसमें जैसे मान लीजिए मेरे पास है -5 का मॉडुलस, इसका मतलब है कि ये +5 की बात कर रहा हूँ, ये आपने स्केलर का मॉडुलस पढ़ा है। वेक्टर के मॉडुलस की बात कुछ और होती है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ v वेक्टर, मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ये प्रॉपर वे है एक वेक्टर को बताने की कि भाई कोई चीज़ है मेरे पास, कोई कार है, कोई भी बॉडी है, वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ईस्ट की तरफ। अगर मैं इसके ऊपर मॉडुलस लगा दूंगा ना तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये
इसे बोला मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अगर मैं ऐसे मॉडुलस लगा दूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ लिखूंगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, तो आप बोलोगे फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? फिर ये भी तो एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है ना, इसकी डायरेक्शन हटा दी हमने, ये डायरेक्शन हटा दी, ठीक है। मतलब रिमूव्ड, वी हैव रिमूव्ड डायरेक्शन। ये मॉडुलस बेसिकली आपको बताता है कि हमने उसकी डायरेक्शन हटा दी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक क्या बन गई, एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, एक तरह की स्केलर बन गई। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बचपन से ही स्केलर था, और ये अभी अभी स्केलर बना है। बचपन में ये क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को काट के हमने स्केलर बनाया एक तरह का, और ये सच में पहले से ही एक स्केलर क्वांटिटी था। तो मॉडुलस का मतलब सिंपल इतना होता है कि जब आपको मॉडुलस लिखा मिलेगा ना, तो उसकी आपको डायरेक्शन नहीं लिखनी होती, वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। आगे हम मॉडुलस पे और चर्चा करेंगे कि ये मॉडुलस क्या है, क्या काम आता है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इंटीग्रेशन में तो आप मेरे को ज़रूर बताना, आई विल सॉल्व। कल मैं इसको फर्दर आपको पढ़ाऊँगा, और मैं इसकी असाइनमेंट भी वेक्टर्स की अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।